Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 3, USA hegemony in world politics. तो अब तक क्या है, हमने 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, 9/11 इलेवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट गोल्फ वार के बारे में पढ़ चुके हैं, सेकंड गोल्फ वार के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा क्लिंटन इरा भी बताया गया था। लेकिन इनके अलावा क्या है, 3 टॉपिक्स और इस चैप्टर के अंदर न्यू ऐड किए गए हैं, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे कि कोई सॉफ्ट इश्यूज़ है, हार्ड इश्यूज़ है, कल्चर इश्यूज़ है जो हेजेमनी के बारे में, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो न्यू टॉपिक्स जो हैं उनमें अरब स्प्रिंग है, CIS है और मिडिल क्राइसिस इन द अफगानिस्तान है। तो उसमें से आज का टॉपिक है हमारा अरब स्प्रिंग। तो आज हम क्या है, अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अरब स्प्रिंग का मतलब है कि अरब के जो कंट्री है उनके अंदर जो चेंजेज आया था एकदम से, एक ऐसा टाइम पीरियड जिनके अंदर क्या है चेंजेज आया था, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो अरब स्प्रिंग है। लिखा भी सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग, यानी वहाँ पर डेमोक्रेटिक लोगों की जो डिमांड है, जैसे कि लिबर्टी की डिमांड है, राइट टू वोट की डिमांड है, इस तरह की डिमांड जब उठने लगी थी और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते थे वहाँ के कॉमन पीपल, तो उस सिचुएशन को जो अपराइजिंग है, जागृति उत्पन्न हुई थी उनमें, तो वो इरा क्या कहलाता है, अरब स्प्रिंग है। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन बनाई है। ये टॉपिक आपकी NCERT की बुक में कहीं भी नहीं दिया गया है, हो सकता है अदर्स बुक में भी नहीं हो, क्योंकि इसको CBSE ने लास्ट ईयर ही ऐड किया है। तो अरब स्प्रिंग इज ए लूजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट दैट रिजल्टेड इन द रेगमी। रेगमी मीन्स लार्ज स्केल के ऊपर, जो कोई चीज़ कोई बड़े स्केल के ऊपर होती है उसको रेगमी बोलते हैं। रेगमी चेंज इन द कंट्री सच एज तुनिसिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, यमन, मोरक्को एक्सेट्रा। यानी ये जो क्या है, अरबियन कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है? अरबियन कंट्री है। इनका मैप भी बनाया गया है, उसके बारे में बताएंगे। तो इन अरबियन कंट्री के अंदर एक बड़ा चेंज हो, कोई भी लार्ज स्केल के ऊपर चेंजेस होता है, तो उसको हम क्या है, अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं। अब ये मैप देखिए, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया, इजिप्ट है, सूडान है, इससे आगे भी चेंज होते रहते हैं। और ये छोटा सा कंट्री है तुनिसिया। तो ये जो अरबियन कंट्री है, इनके अंदर जो प्रो डेमोक्रेटिक अपराइजिंग आई थी, एक सीरीज चली थी, ये नहीं कि किसी एक कंट्री के अंदर, ये ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्री के अंदर या तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है या वहाँ पर वैसे मोनार्ची सिस्टम या डिक्टेटरशिप है, कहीं पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। तो उन कंट्री के अंदर एक सीरीज के अंदर, यानी 1 by 1, यानी पहले एक कंट्री में, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से लगभग पूरे अरबियन कंट्री के अंदर फैल चुका था। तो इसलिए इसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया है। और ये कब हुआ था? अब इसके पीछे की स्टोरी, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो तुनिसिया से होती है। ये तुनिसिया है, छोटा सा कंट्री है तुनिसिया, यहाँ से क्या है इसकी स्टार्टिंग होती है। तो पढ़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है नवंबर और दिसंबर 2010 से। वैसे 2011 से स्टार्टिंग है मेनली, लेकिन 10 के अंदर, नवंबर दिसंबर 10 के अंदर एक इवेंट्स होती है, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद ये एक तरह की सीरीज क्या है इन कंट्री के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? तो ये तुनिसिया की है, वहाँ एक स्टोरी से रिलेटेड है। वहाँ एक फेरी वाला था, सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह जो बेचता है, मतलब एक यंग पर्सन हम कह सकते हैं, जो इस तरह का काम करता था और बिल्कुल ही गरीब था। मतलब उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, उसकी मदर की भी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो वो अपना जो गुजारा करता था वो सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल, यानी एक वेंडर की तरह करता था, फेरी वाले की तरह करता था। और वहाँ पर सारा का सारा सिस्टम जो था मोनार्ची सिस्टम था, यानी ऑफिशियल्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यानी ऑफिशियल के अंदर करप्शन वगैरह था, उनको पावर ज़्यादा दी गई थी। ये आपको ही पता है कि मोनार्ची सिस्टम के अंदर है या डिक्टेटरशिप के अंदर है, ऑफिशियल्स को क्या होती है, ज़्यादा पावर्स होती है, तो उनको काफ़ी पावर दी गई थी। तो उसका वेंडर्स का नाम दे रखा है मोहम्मद बवाज़ी, BAWAZIZI, बवाज़ी। मतलब ये नाम दिया गया। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैंने, 29 मार्च 1984। तो ये तुनिसिया में था। ये एक जगह कहीं पर अपनी वेंडर यानी सब्जी की रेहड़ी लगाता था, फिक्स थी उसकी जगह। लेकिन इसके लिए वहाँ पर क्या थी, तुनिसिया के अंदर ये रेगुलेशन बनाया गया था, रूल रेगुलेशन बनाया गया था कि वहाँ पर वेंडर को लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इसने लाइसेंस के लिए पिछले 6 मंथ से अप्लाई किया हुआ था, इसको लाइसेंस मिल नहीं पा रहा था। ये बार बार उसके चक्कर भी काट चुका था, लेकिन बिना लाइसेंस के भी ये अपनी फेरी वहाँ पर लगा रहा था काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन एक जब मॉर्निंग को वो सुबह जाता है तो वहाँ कोई दूसरा फेरी वाला फेरी लगाए हुए हैं, और जब वो उसको बोलता है तो उसके द्वारा बताया जाता है कि उसको लाइसेंस मिल चुका है इस जगह का, और इसलिए अब वो वहाँ पर फेरी लगाएगा, और वो अजीज़ जी को वहाँ पर फेरी लगाने से मना कर दिया जाता है। इसके लिए वो साथ ही नज़दीकी पुलिस थाने के अंदर जाता है, यानी पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस वाले उसी की पिटाई करते हैं, उसको काफ़ी बेरहमी से मारा गया है, और जिसकी वीडियो क्या हो जाती है, वायरल हो जाती है। अब पुलिस वाले उसकी पिटाई करते हैं, तो साथ में वो क्या है, अपने शहर में लगते, सिटी में लगते हुए कोर्ट के अंदर जाता है।
अपने मतलब जस्टिस के लिए कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसने अप्लाई किया हुआ है, उसकी जगह नहीं दी जानी चाहिए, तो इसके लिए वो न्यायालय के अंदर जब कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट के द्वारा भी मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि उसके केस को बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही ऐसा किया जाता है तो वो जो बॉयज़ है वो क्या है, अपने आप की सुसाइड की कोशिश करता है उसी कोर्ट के सामने, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, यानी अपने आप को आग लगा लेता है। जब ये सिचुएशन आती है तो उसकी वीडियो बना ली जाती है और ये वीडियो पूरे वार्ड के अंदर वायरल हो जाती है और ये काफ़ी वायरल हो जाती है। जैसे ये वायरल होती है तो लोग उसकी सपोर्ट के अंदर क्या है आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब उस सिटी के अंदर वर्ड से तो बातें आ रही थी, लेकिन उनके सिटी के, उनके कंट्री के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाते हैं और उसके जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, कोर्ट वाले उनको ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें उठाई जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या था, डिक्टेटरशिप था, तानाशाही थी। तो ऊपर से ऑर्डर दे दिया जाता है कि पब्लिक को हटा दिया जाए, यानी डंडे वगैरह लगा करके या कैसे भी, तो गोलियां तक चला दी जाती है और पब्लिक को हटा दिया जाता है। लेकिन इससे क्या है, पब्लिक कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली जाती है। जब ये ऐसी सिचुएशन होती है और वो अब डिमांड कर रहे थे अपने राइट्स की, अब वो बाजिजी को भूल जाते हैं, यहाँ इसका रोल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब वो क्या है, जो मूवमेंट था, जो रेवोल्यूशन थी, वो क्या है, एक आम लोगों की रेवोल्यूशन बन जाती है, सबके राइट्स के लिए रेवोल्यूशन बन जाती है, जो डेमोक्रेटिक अपराइजिंग चाह रहा था, यानी जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चाह रहा था, अपने लिए राइट्स चाह रहा था, अपने लिए लिबर्टी चाह रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, इस रेवोल्यूशन। अब ये देखिए, इन कंट्री के अंदर जितनी भी रेवोल्यूशन होती हैं, आगे भी आएगा, तो या यूएसएसआर के कंट्री है, इनके अंदर ज़्यादा किसी फ्लावर या कलर की स्पेसिफिक उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इसको क्या है, जैस्मिन रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। और ये बॉयज़ी है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो जाती है और 4 जनवरी 2011 को इसकी डेथ होती है। इसकी डेथ के बाद तो क्या है, ये रेवोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये रेवोल्यूशन जब बढ़ती है तो वहाँ के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, जो 1987 से बने हुए थे, ये देखिए 87, यानी जो लास्ट कितने ईयर, 23 ईयर से वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, 23 साल से एक ही प्रेसिडेंट था, कोई चेंज नहीं था। तो कहने का मतलब डिक्टेटरशिप थी, जिसका नाम था जाइन अल अबाइन बन अली। तो आप सीधा इसको बैन अली भी बोल सकते हो। बैन अली क्या थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी जान बचा करके, यानी पब्लिक से साउथ अफ्रीका क्या है चले जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी देश छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो जाने के बाद क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया जाता है, लिबरल डेमोक्रेसी अपनाई जाती है और अक्टूबर 2011 में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहाँ पर करवाए जाते हैं और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। तो ये स्टार्ट होता है तुनीशिया से, यानी एक ऐसा कंट्री, अरबियन स्प्रिंग, अरब का एक ऐसा अरबियन कंट्री जिसके अंदर क्या है, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर अपराइजिंग हुआ है, वो सारा क्या कहलाता है, अरब स्प्रिंग कहलाता है। इसकी शुरुआत होती है तुनीशिया से। तो ये तुनीशिया का एग्जाम्पल था। अब ये बात तुनीशिया नहीं रुकती, तुनीशिया में हो जाता है सब कुछ, वहाँ सब कुछ सेट हो जाता है, नई गवर्नमेंट बन जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है, पीसफुल इन्वायरमेंट जाता है। लेकिन यहाँ ये बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ से ये जो हवा है, ये जो विचार है, रेवोल्यूशन है, यहाँ से मोरक्को की तरफ, लीबिया की तरफ, इजिप्ट की तरफ, सूडान की तरफ, यानी अरब के दूसरे कंट्री की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। वो कंट्री के लोग भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने अपने कंट्री के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है सभी कंट्री के अंदर, और उस समय क्या है, वो रेवोल्यूशन बढ़ती चली जाती है। तो ये अरबियन कंट्री में एक सीरीज के अंदर जो डेमोक्रेटिक अपराइजिंग है, वही क्या है, अरबियन स्प्रिंग है। तो मैंने एग्जांपल लिखे हैं। इजिप्ट में उस समय क्या है, होसनी मुबारक वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो 1979 से वहीं के प्रेसिडेंट बने हुए थे। 1979 से वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे। वहाँ भी ये सिचुएशन आती है, लेकिन उसको क्या है, दबा दिया जाता है और मिलिट्री को पावर ज़्यादा दे दी जाती है, यानी एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पर रहती है। नेक्स्ट है लीबिया। लीबिया के अंदर मोहम्मद गद्दाफी थे। मोहम्मद गद्दाफी का नाम सुना होगा, डिक्टेटरशिप में आती है। और वहाँ पर क्या है, सिविल वार जैसी, अक्टूबर 2011 के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर क्या है, लीबिया के पीपल यानी सक्सेस नहीं हो पाते और मोहम्मद गद्दाफी के द्वारा क्या है, उस वॉर को दबा दिया जाता है, यानी वहाँ पर लोगों को राइट नहीं मिलते हैं। इसके अलावा क्या है, और एग्जाम्पल लिखे हैं आपका सीरिया का है। सीरिया के अंदर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा है, वहाँ सिविल वार
जैसी टेररिज्म बढ़ जाता है। और तब से लेकर के हम कह सकते हैं कि 2011 से लेकर के अब तक टेररिज्म एक्टिविटी लगातार सीरिया के अंदर होती जा रही है, आए दिन विस्फोट होते जा रहे हैं। तो तब से लेकर के आज तक सिविल वार जैसी सिचुएशन क्या है सीरिया के अंदर है, यानी वहाँ पर सिचुएशन और भी खराब है। तो ये सारा का सारा क्या था, ये सिचुएशन थी। तो 2 या 3 एग्जाम्पल इनके लिखे हुए हैं, सभी लिखने की आपको नीड नहीं है, ये मैप में बताया भी गया और भी। अब क्या है, ये रेवोल्यूशन जो हुई थी इसके रीजन क्या थे, क्या कारण थे कि लोग इस तरह की रेवोल्यूशन करना चाहते थे। तो सबसे पहला दे रखा है डिक्टेटरशिप। इन मैक्सिमम कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं है, वहाँ पर राइट टू वोट नहीं है, डेमोक्रेटिक जो भी चीज़ें होती है वो उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो करना चाहते थे। दूसरा करप्शन बहुत ही ज़्यादा, आपने यूएसएसआर में देखा होगा, जहाँ पर ऑफिशियल को ज़्यादा पावर दी जाती है वहाँ पर करप्शन हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, जहाँ पर लोगों को राइट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर करप्शन कम होगा। तो इसलिए इन कंट्री के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी, ज़्यादातर लोग मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 20% लोगों के पास ही मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, 80% लोग तो पॉवर्टी लाइन के पास है। तो इसलिए गरीबी वहाँ पर ज़्यादा है, ये भी इसका एक रीजन माना जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग क्या है एजुकेटेड होने के बाद भी या उनके पास कोई रोज़गार ही नहीं है, मतलब नॉर्मल लाइफ बड़ी मुश्किल से वो जी पा रहे हैं। तो ये काफ़ी इसके रीजन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है इसके एम्स क्या रखे गए, यानी जो रेवोल्यूशन अरब स्प्रिंग के टाइम पे हुई थी उनके एम्स कौन कौन से। फर्स्ट है एंड ऑफ डिक्टेटरशिप एंड इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी ये ज़्यादातर लोग क्या चाहते थे कि उनके कंट्री में जो डिक्टेटरशिप है, चाहे वो मोनार्ची सिस्टम हो, चाहे वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, चाहे वहाँ पर नॉर्मल हो, तो वो सारी की सारी डिक्टेटरशिप का क्या करना चाहते, एंड करना चाहते थे और वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो सभी कंट्री चाहते थे कि वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बने, उनको भी क्या राइट्स मिले, उनको भी लिबर्टी मिले। तो ये इसका एम रखा गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, वो अपने ह्यूमन राइट्स, अब वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंट्री को ह्यूमन राइट्स मिले गए, यूएनओ में भी लिखे गए हैं, ये भी अपने ह्यूमन राइट्स को चाहते थे कि उनको भी वो सारे ह्यूमन राइट्स मिले। एंड ऑफ मोनार्ची सिस्टम, इन मैक्सिमम कंट्री के अंदर मोनार्ची सिस्टम है, यानी 30-25 यानी 25-20 ईयर आप देखते हो ज़्यादातर प्रेजेंट इतने लंबे समय तक, तो मोनार्ची सिस्टम है, उस मोनार्ची सिस्टम को एक ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट है रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, जो भी ये चीज़ें थी उनके अंदर करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, उन सब चीज़ों को दूर करना है। उन्हें पता था कि इनका सॉल्यूशन एक ही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया जाए और उस सिस्टम को जो मोनार्ची सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। ये रियल के अंदर कंट्री गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन, लेकिन इनका पैसा मैक्सिमम पैसा कुछ ही घरानों के पास है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों के पास है, ऑफिशियल्स के पास है। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइफ एंड राइट टू लाइफ, और ये अपनी लाइफ राइट टू लाइफ चाहते थे, जैसे हमारे इंडिया में 21 के अंदर आर्टिकल में दिया गया राइट टू लाइफ, इसी तरह से और अपनी रिस्पेक्ट चाहते थे ताकि गवर्नमेंट और ऑफिसर्स उनको बिल्कुल नॉर्मल ना समझे, तो अपनी पावर चाहते थे। ये एम्स क्या है इन रेवोल्यूशन के रखे गए, लेकिन सारे एम सभी के अंदर सक्सेस नहीं हो पाए, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज बनाए गए हैं। यानी ये रेवोल्यूशन होने के बाद 2011 के बाद क्या रिजल्ट निकल करके सामने। फर्स्ट है इट्स नॉट सक्सेस इन ऑल अरबियन कंट्री, ये सभी अरबियन कंट्री में सक्सेस नहीं हुआ। अगर हम मेनली सक्सेस की माने तो सिर्फ तुनिशिया के अंदर क्या ये सक्सेस हुआ था, तुनिशिया को छोड़ करके बाकी अरबियन कंट्री में ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, बल्कि लीबिया और सीरिया, अगला एग्जांपल भी लिखा है, लीबिया एंड सीरिया बिकेम ए सेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी लीबिया और सीरिया 2 कंट्री तो ऐसे हैं जहां पर ये होने के बाद सिविल वार जैसी सिचुएशन आज तक बनी हुई है। यानी पिछले 10-11 साल से इन कंट्री के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन और टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ की कॉमन पीपल क्या है, टेररिज्म को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इसलिए क्या है, सीरिया और लीबिया क्या है, अब टेररिज्म के गढ़ बन चुके हैं, सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, जो कभी किस में होता था, अफगानिस्तान, इन कंट्री के अंदर ज़्यादा होता था। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री गवर्नमेंट, और इनमें से कुछ कंट्री के अंदर जैसे कि मोरक्को है, इजिप्ट है, उन कंट्री के अंदर तो मिलिट्री गवर्नमेंट क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, यानी मिलिट्री को ज़्यादा पावर दे दी गई। तो इसलिए क्या है, ताकि इस रेवोल्यूशन को दबाया जा सके। और लास्ट है नॉन एफिशिएंट इन सऊदी अरेबिया, सिर्फ इन अरबियन कंट्री में सऊदी अरब ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर क्या है, इस जो अरब स्प्रिंग चला था इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, अब वहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, सऊदी अरबिया के अंदर भी मोनार्ची सिस्टम है, लेकिन
उन्होंने टाइम रहते यानी 2011 में ही उन्होंने मोनार्ची सिस्टम में ही लोगों को काफ़ी राइट्स दे दिए गए थे। कुछ इस तरह के लॉ बना दिए गए थे जिससे लोग खुश हो सकें और उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स की तरह मिल सके। तो इसलिए सऊदी अरबिया में ये इफेक्टिव नहीं हो पाया था। तो सऊदी अरबिया के अंदर इस रेवोल्यूशन का, ये अरब स्प्रिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आपका टॉपिक था अरब स्प्रिंग के बारे में। मैक्सिमम ये 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो अरब स्प्रिंग होता क्या है क्या, उसकी एक डेफिनेशन बनाई है। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? तुनिशिया से हुई थी। क्या स्टोरी थी तुनिशिया की वो बता दी। जैस्मिन रेवोल्यूशन कैसे बनी थी, उसके बाद अदर कंट्री के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रीज़न क्या थे इसके बनाने के, एम्स क्या रखे गए और कॉन्सिक्वेंसेज क्या रखे गए। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।